हेलो। जी सर, जी सर, जी। नमस्कार। जी, जी, एक बार अपना नमस्कार। विस्तार से परिचय दें जरा। मैं सत्यवीर सिंह नागर हूँ जी। जी। और मेरा ग्राम है बादलपुर। जी। और डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर। जी। यही मेरा पूर्ण परिचय है, नहीं संपूर्ण नहीं, आप परिचय। काम क्या करते हैं, आपकी उम्र मैं क्या मैं है? मैं मेरी उम्र 60+ है। ओके। और मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हूँ। किस पद से आप रिटायर हुए? मैं जूनियर इंजीनियर से रिटायर हूँ। ओके। तो आप बहुत काम के व्यक्ति हैं। जी आपने नहीं, मेरा जी अभी वीडियो अभी केजरीवाल का सुना, उसमें उसमें आपने क्या पाया? मैंने थोड़ा सा उसमें आप बेकार से चल रहे हैं, थोड़ा के लिए अपना मूवमेंट बंद कर दीजिए, जिससे कि आवाज का क्वालिटी इंप्रूव कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल अभी मैं कर रहा हूँ। एक उसमें थे का लास्ट वाला होता है पत्ता। तो हाँ। उसमें थे, मैं जब आपका फोन आ रहा तो मैं आपको जरूर सुनूंगा। मैं उसको थोड़ा छोड़ करके आया हूँ। एक अब मैं एक 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 मिनट थोड़े से किनारे हो जाएं तो दो चार मिनट जो भी अब अपन बात करेंगे वो क्वालिटी बात होगी। बिल्कुल 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 अब मैं किनारे हूँ जी। जी। जी हुक्म। तो जल आपने जो थोड़ा बहुत सुना, हम्म। उसमें आपने क्या सुना? क्योंकि मैंने तो केजरीवाल को तो सिर्फ बताया है, हाँ हाँ, तो कहा उसमें तो मैंने नेताओं के बारे में है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैंने केजरीवाल के बारे में तो ये कहा कि उसने तुष्टि सिद्ध का। किया है कि हे दुष्ट राजनेताओं, हम्म, तुम यदि दुष्ट हो तो मैं महादुष्ट हूं। हम्म, तुम यदि फ्रीबी बांट सकते हो तो मैं और तेजी से बांट सकता हूं। जी हे दुष्ट राजनेताओं, तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं इस देश को औने पौने दावों में आतंकवादियों को भी बेच सकता हूं। बिल्कुल। तो आपने मालूम नहीं इससे मैं क्या रीड किया। जी मैंने तो केजरीवाल को सिर्फ माध्यम बनाया है जी इस देश के दुष्ट राजनेताओं के चरित्र को बखाने के लिए, जी जो फ्रीबी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। क्या जी ये बड़ा निर्लजता का विषय नहीं है कि इन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए? क्या ये जी बड़ा निर्लजता का विषय नहीं है कि इन्होंने 1860 के दौर में जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, कदम कदम पे हीन भावना पैदा करने के लिए और उनको शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में उलझा कर उन्हें न्याय से वंचित रखें, जिससे वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े ना हो पाए, जी ऐसे घटिया तंत्र को इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर क्यों थोप के रखा है? जी जी ये विवेचन की बात है। जी माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि अपने आप को देशभक्त कहते हैं, जी तो उन्होंने 55 कानून जो भारत के संविधान के विपरीत विपरीत बनाए गए, जब जी उनकी लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी थी, तो एक रेजोल्यूशन के माध्यम से उन्हें सभी 55 एक्ट को जो है ना रद्द क्यों नहीं कर दिया? जी वर्शिप प्लेसेस एक्ट, जो कि निहायत ही घटिया कानून है, जो हर देशवासी के मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि हे गुलामों, ये भारत माँ तेरी गुलामों की माँ है। इसको समय समय पर आतंकवादियों और आक्रमणकारियों ने जो भी इनके ऊपर चेहरे पर जो इनके बहुत सारी जो है इमारतें थीं, जो मंदिर थे, जो एक भारत माता का श्रृंगार था, इन जी दुष्ट आतताइयों ने उस श्रृंगार की जगह जख्म पहुंचाए। हे गुलामों की माता भारत माता, तेरी इन गुलामों के माता की नियति है कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में तुझे छोड़ा गया था, तू उसी स्थिति में जी। ये संदेश है आपको और आपकी भारत माता। जी इस संदेश को हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? जी बिल्कुल। माननीय आदरणीय परम लोकप्रिय, जी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये जी आपको क्यों नहीं दिखा? जी जिस एक्ट ने सेक्शन 4 में आम आदमी से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया, वो जो है ना एक्ट क्यों बना रहा? जी बिल्कुल। आप ये बताइए। हम खुश होते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। वो कहते हैं जब हम सर्वे करा रहे हैं इसका ओरिजिनल स्वरूप जानने का, मैं उन जी मजिस्ट्रेट महोदय से पूछता हूं, इस कानून के रहते तुमको ओरिजिनल स्वरूप जानने का हक कहाँ है? ये एक्ट तो कहता है 15 अगस्त 1947 को ये जिस स्थिति में था उसी स्थिति में यथावत रखा जाए। हे भारत माता के कपूतो, तेरी भारत माता की यही गति होगी। ये कहता है हम्म। कि नहीं कहता है? तो फिर ये सर्वे किस चीज का कर रहे हैं आप? मूल स्वरूप जानने का आपको हक क्या है वर्शिप प्लेसेस एक्ट के रहते हुए? और उस बिल्कुल। वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो कि एक कॉलिशन की मिस्टर नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया, जो कि लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार थी, जी उसे माननीय नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण
लोकसभा और राज्यसभा में रहते हुए उसे निरस्त क्यों नहीं किया? आज भी एक बार भी उन्होंने निरस्त करने की बात नहीं कही। हर कोई कह रहा है आर्टिकल 35A हटा दिया। अरे भाई साहब, आर्टिकल 35A तो असंवैधानिक है, क्योंकि इस देश के संविधान ने देश के राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति नहीं दी है। तो जब आर्टिकल 35A पार्लियामेंट गई नहीं है तो ये पैदा कैसे हो गया? और जो चीज संविधान में ठीक ढंग से पैदा नहीं हुई उसे हटाने वाले मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं? कायदे से माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि उसे शून्य घोषित करते और उस सेक्शन से पीड़ित होने वाले सभी लोगों को कंपनसेशन का प्रावधान करते। ये तो नहीं किया। फिर हम मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए ना। मैं दूंगा, पहले पूरी सुन, तो बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। तो मेरा ये कहना है कि एक बार फिर से राजा जी, क्या नाम राजा बताया था आपने? सत्यवीर सिंह नागर। राजा जी, सत्यवीर सिंह नागर राजा जी। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, थोड़ी थोड़ी बात है, फिर मैं आपसे बात करूंगा, पहले पूरी करो आप। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि हम वार्तालाप और शास्त्रार्थ की बजाय अच्छा भारत चाहते हैं, वो मिल सकता है, तो हम इस शास्त्रार्थ में क्यों फंसे? हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं आपने ठीक नहीं समझा, नहीं उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने जो कुछ किया अच्छा किया, पहले से तो अच्छा ही किया। जो आपके ऊपर 55 कानून उन्होंने, यदि कांग्रेस ने बनाए थे, उन्होंने नहीं हटाए, तो कम से कम आपके ऊपर नया कानून तो नहीं थोपा, राइट? यदि उन्होंने जो है उसे शून्य घोषित नहीं किया आर्टिकल 35A को, तो कम से कम हटा तो दिया, चाहे उन्होंने नियम विरुद्ध ही क्यों ना हटाया हो। तो मेरा, और नियम विरुद्ध हटा के उन्होंने उस आर्टिकल को मान्यता दे दी है। शून्य घोषित करते तो उन्हें कांग्रेस को और कांग्रेसियों की भर्त्सना करने का एक बहुत मजबूत आधार मिलता। कांग्रेसियों को ये सिद्ध करने का उनको आधार मिलता कि कांग्रेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति हैं, असंवैधानिक व्यक्ति हैं, ये अपने लाभ के लिए संविधान की दुहाई देते हैं, ये सभी दुष्ट लोग हैं। और ये केवल दुष्टी नहीं है, ये अपने लाभ के लिए जीने के व्यक्ति हैं। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस की जो है ना, वो पकड़ के हमें कुछ मलाई मिल जाएगी, हम सांसद बन जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो चाहे वो भाजपा वाले हो या कांग्रेस वाले हो, सभी इस लालच में लटके हुए हैं। ये बात आप मालूम नहीं कहां तक मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो मैं अब आपको सुनना चाहूंगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको पूरा परिचय दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ जैसे इस ग्रुप में, तो इस ग्रुप में मैं भी हूँ, मैं ग्रुप से उठाया फिर आपका ना, क्योंकि मैंने जब सुना आपकी इस वीडियो को, मैंने कहा बात जरूरी है करनी, तो परिचय और हो जाए एक बार। मैथिली शरण जी। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है, मैं IPS ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का, मध्य प्रदेश कैडर से। 7 साल तक मैं विभिन्न पदों पर DGP रहा हूँ। मैं DGP रेलवे, DGP होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, SDRF और DGP पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। मैंने अपनी सेवाएं IG ऑपरेशंस कश्मीर के तहत कश्मीर में दी है, एज ए DIG गढ़वाल ITBP देहरादून के बतौर सीमा पर देहरादून में भी दी है, और मध्य प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहा हूँ, इंक्लूडिंग आई वाज SP एंड एडिशनल SP ऑफ कैपिटल सिटी भोपाल। आई वाज SP ऑफ गुना, इंटीग्रेटेड गुना, जिसमें दिग्विजय सिंह आते हैं, और वो मेरे समय ही CM बने थे। तो मैं उस समय 3 स्टेट में जो है ना गुना का SP रहा। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय भाजपा की सरकार थी, फिर बीच में गवर्नर रूल आया, और इसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। यदि आप और कुछ चाहते हैं मैं नहीं, बहुत अच्छा लगा, और मैं जो सुन रहा हूँ ना, बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। इन सब बातों का मैं पक्षधर हूँ, जो आप बात कह रहे हो ना, इन सब बातों का मैं पक्षधर हूँ। जितना चरम सीमा पे अब भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी अब फिलहाल रही है, चाहे ये कहते हैं कि इतने वर्ष कांग्रेस ने किया राज, मैं इन सब की बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। DG साहब, बिल्कुल इत्तेफाक। मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं थोड़ी सी बताऊंगा। हाँ, बताइए आप। मुझे आप सुनो पहले पूरा। जब मैं आगे बात करूं तभी मैं आगे बात करूंगा। जब देखो, मैं एक बहुत
मैं आपके विषय में इतनी कहूँगा, जितना आपने बताया मैं उतना ही कह रहा हूँ। तो मैं जब ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो वो व्यक्ति मेरी बात सुना जी और ये पीड़ा वहाँ की है कि जहाँ नीचे आपने इतनी सारी चीजों को मतलब इन सारी चीजों को रहते हुए आपने जिया वो चीज, हम्म डीजी रहते हुए, एसपी रहते हुए, ये सारी चीजें। मैं बहुत निचले तबके का आदमी हूँ। मैं निचले जो एक गरीब की आवाज है जिसका शोषण होता ही रहा है 1947 से बाद में, 1947 से पहले भी। मैं उनकी आवाज बहुत सही हाँ। मैं उनकी आवाज को आपके सामने, मैं उनकी पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने बहुत बढ़िया बात कही थी कि दुष्टतम से दुष्टतम व्यक्ति है ये अरविंद केजरीवाल। राजनेता दुष्टतम तो है ही है, और क्यों दुष्टतम है इस पे भी बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा डीजी साहब जी। इनमें क्यों ऐसा दिमाग आ रहा है, क्यों इनकी सोच ऐसी है कि जो ये दुष्टतम बनते जा रहे हैं, हम क्यों नहीं उनको सुधार पा रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, या हम कहाँ अपनी ड्यूटी में कमी कर रहे हैं। ये बड़े अहम प्रश्न है जो डीजी साहब आपको बिल्कुल रिटर्न में भी करने पड़ेंगे। मेरी बात को आप बिल्कुल उससे मत जोड़ना किसी और भावनाओं से, मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप बात कर रहा हूँ जी। डीजी साहब, इस तरीका की पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान में निवास कर रही है, वो किस तरीका की पॉपुलेशन कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रही है, इसमें भी बहुत देखना पड़ेगा। डीजी साहब, राजनीति में जिस तरीका का खेल खेला जा रहा है ना, वो खेल का ही परिणाम है जो आज इस तरीका की बदहाल जिंदगी हमारा हमारा भारतवर्ष का नागरिक जी रहा है। हमें इस बात पे भी गौर करनी पड़ेगी डीजी साहब कि हम ये बातें तो कह लेंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन क्यों नहीं हम इकट्ठा होते हैं, क्यों हम इस बहुत बड़ी जो बात है उस पर लेकर के क्यों सरकारों को हम नहीं सोचने पर मजबूर कर रहे क्यों विधायकों में क्यों संसद में हमारे लिए कोई बात आती, किसी भी तरीका की कोई भी बात बता दो, अगर आ रही हो तो बता दो मुझे। इसलिए नहीं आती क्योंकि हम कमजोर हैं, हम बटे हुए हैं और बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, और हमें समझ नहीं है। और जो समझ लेने वाले लोग हैं ना, वो डीजी साहब जैसे हैं, दे सकते हैं वो समझ, उन्हें समझ है। बहुत जरूरी है कि समझ उनको है तो अब वो समझ आए नीचे तक, वो इकट्ठा हो। मैं डीजी साहब, अगर मेरी बात कहीं आपको बुरी लगे तो मुझे बीच में टोक देना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि बिल्कुल आप जो आपने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत। जब देखते हैं ना हम यहाँ पे अपने इर्द गिर्द, मैं जबकि हॉट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, लेकिन इसकी भी हालत निम्न, जो मानव जाति, देश में मानव जाति रहेगी तो संसद रहेगी, विधायिका रहेगी, देश रहेगा। जब देश की मानव जाति का उद्धार नहीं हो रहा तो देश किस तरीका से कहाँ डेवलप कर रहा है। ये जो बता रहे हैं प्रेसिडेंट की सरकार कि इतना हाई पहुंच गया, कहीं भी तो कुछ नहीं है। आप नजदीक से जब देखोगे, इनकी गणना करोगे, देखोगे हमारे देश का एक व्यक्ति को रोटी नहीं है, अनाज उसको बेचारे को देख करके तुम 5-5 किलो क्या समझते हो अपने आप को तुम है? तुमने सोचा कभी उनको किस तरीका से उनका जीवन स्तर उठाना है, क्या करना है उनके लिए। हम रोटी मतलब अनाज दे करके रोटी बना करके खुश हो जाते हो तुम्हें ये शर्म नहीं आती? तुम रहते कहाँ और वो कहाँ रहते हैं? वो झोपड़ियां उनके जिसके में पसीना उनका बहाता रहता है, तुम्हें ये समझ नहीं आती? क्या है सरकार, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जाओगे इस मानव जाति को, देश की, भारत की को? और देश देखो बाहर के ये करते हैं, पड़ोसी देशों की बकवासबाजी करते हैं कि भाई वो ऐसे ऐसे वो ऐसे, कहीं कुछ नहीं है। इनसे बेहतर सब है, हिंदुस्तान से बेहतर। ये राजनेताओं की इच्छा रही है, इन्होंने कुछ करना नहीं जाना, देश की जनता को गुमराह करते रहते हैं, कभी किसी वे पे कभी किसी वे पे। क्यों समझ नहीं आ रही इनको? क्यों? क्या हम नहीं समझ। बाबू जी, मेरा थोड़ा उत्तेजना ज्यादा बढ़ गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं, आप अपनी बात पूरी खत्म करिए, क्योंकि आपके अंदर का जो आक्रोश है वही हमारी ऊर्जा है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ, कि आप बिल्कुल देखो, हम बैठ करके कहीं भी कुछ भी कर लें डीजी साहब, कुछ नहीं होना। डीजी साहब निकलना पड़ेगा, डीजी साहब बाहर निकल के लोगों की जो पीड़ाएं हैं उसको समझना पड़ेगा, उस पीड़ा को लेकर के जाना पड़ेगा ऊपर।
उन पीड़ित लोगों को जिस तरीका से जो मिशन, जो अगड़ी पिछड़ी और जो SC ST वाले लोगों ने उठाए, और वो आज चलो खत्म कर दी गई है, फिर राजनीति के उस पर ला करके हंसी इकट्ठे भी हुए थे। देखो दोस्त, 2-3 तरह की चालें चल रही है हिंदुस्तान में, 2-3-4-5 तरीका की चालें चल रही है फिलहाल में जी। तो अब मैं सलाह तो दूंगा नहीं आप, जी, क्योंकि आप सलाह लायक तो नहीं है। बस मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि इन सब बातों पर, और आपकी मैं सारी बातें सहमत हूं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी आपने मुझे सुना नहीं है। यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करके सुनेंगे तो उसमें 8,000 से ज्यादा वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि ये देश बदल जाएगा। इस देश में एक भी नागरिक बेरोजगार नहीं होगा, और उसको जो रोजगार मिलेगा वो सिलाई मशीन नहीं मिलेगी, लैपटॉप नहीं मिलेगा, उसे अपने पोटेंशियल की शिक्षा, पोटेंशियल का हुनर, पोटेंशियल का टूल टेक्नोलॉजी मिलते हुए राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और उसे साथ में जो है पोटेंशियल की शिक्षा नहीं लगा दिया जाएगा। नहीं सर, सर आप सुन तो लीजिए क्या मिलने वाला है। उस दिव्य दर्शन को तो करना पड़ेगा ना जी। इसमें जो है आप एक पैथी के द्वारा जहां पे गद्दारी हो रही है, मक्कारी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, नकली दवाइयां बन रही हैं, डॉक्टर्स अपनी दवाइयां बनवा के जो है ना, जो चीज MRP जो है ना 50 रुपए की होती है उसको 5,000 में बेच पा रहे हैं। चारों तरफ दुष्टता का राज हो रहा है और हम सब बेसहाय हैं। अंग्रेजों ने जो ड्रग एक्ट बनाया था वो किसी दूसरे मकसद के लिए बनाया था, वो भी आज हमारे ऊपर थुपा हुआ है। और हम सब लोग विद्वान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे देश है जहाँ के राजनेताओं ने अपने देशवासियों पे गुलामों के नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था थोपी है, लाट साबी थोपी हुई है जी। और हम जैसे बहुत सारे दुष्ट राजनीतिक पार्टी के लोग कहते हैं प्रजा ही राजा है, मतलब मूर्ख बन जाओ और हमें जो है ना सत्ता सौंप दो। बिल्कुल, मतलब हम आपको अच्छा नहीं करेंगे, हम आपको स्लोगन बता के मूर्ख बना के उनकी जगह पर हम गद्दी में बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका हाल ऐसा ही रहेगा और इससे भी खराब हो सकता है। बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि जो आपने कहा है कि साहब हमें जागने की जरूरत है, जागो उठो, संगठित हो, एकीकृत हो, ये मूल मंत्र जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। मैं उनका एक प्रेरणा वाक्य पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि भारत को महान बनाना है तो भारत की बिखरी हुई इच्छा शक्ति व ऊर्जा को संगठित करना होगा। जी बिल्कुल। तब भारत जो है महान भी होगा और विश्व गुरु भी होगा। जी। बस यही करना है और इसको करने के लिए मैंने बहुत सरल प्रक्रिया तय कर दी है जिससे कि आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे जी। आपको कोई जुलूस नहीं निकालना होगा जी। आपको कोई धरना नहीं देना होगा जी। आपको कलेक्टर, SP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना होगा जी। आपको कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना होगा जी। आपको किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना होगी, आपको किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL नहीं लगाना होगी, आपको जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान पे अनशन नहीं करना होगा और किसानों जैसा आपको रेल रोको और चक्का जाम भी नहीं करना होगा और आप 100 करोड़ हो जाएंगे। इन राजनेताओं के पास कोई विकल्प नहीं है बेबस होने के सिवाय। और यदि ये बेबस नहीं होते हैं तो इनका 110% पराजित होना सुनिश्चित है। और किससे पराजित होंगे? ऐसे चंद्रगुप्तों से जो इस दिव्य दर्शन को हर व्यक्ति तक पहुंचाएगा, उनके लाभ के लिए दिखाएगा कि देखो मजदूर लोग, तुम जो है एग्री प्रोफेशनल्स बन जाओगे, तुम ये प्रोफेशनल बन जाओगे, तुमको तुम्हारे हिस्से की शिक्षा, तुम्हारे हिस्से का हुनर, तुम्हारे हिस्से का जो है टूल टेक्नोलॉजी मिलके आपको एक स्किल्ड मैन पावर बनाकर कहीं पे बाजार में खड़े होकर रोजगार नहीं मांगना होगा, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा
तो पहले जो धन का निर्माण होता था उसके लिए सोना जमा करते थे, उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त लेके आए हैं एसेट स्टैंडर्ड, मतलब हम जितनी राष्ट्रीय संपदा को अनुमोदित करेंगे वो एसेट स्टैंडर्ड के अनुरूप उतनी भारत विकास निधि डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा इन राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में भारत सरकार के खजाने का एक पैसा नहीं लगेगा। इस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में से, जिसमें कि आपको उस संपदाओं के निर्माण से आपको आपके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, आपको आपके लिए एक बहुत ही इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, और वो उसको भी मिलेगी जिसके खीसे में कोई पैसा नहीं है और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है और कोई भी चीज भारत सरकार के खजाने से नहीं आ रही है और कोई भी चीज टैक्स पेयर के मनी से नहीं आ रही है। उसके लिए एक अकाउंट की हमने व्यवस्था की है जिसको हमने कल्प वृक्ष अकाउंट नाम दिया है। ये कल्प वृक्ष अकाउंट एक अद्भुत अकाउंट है जिसमें भारत सरकार की ट्रेजरी से लेके बैंक से लेके राष्ट्रीय संपदा की जो मनी है वो बैक एंड पर फ्लो होगी। और इस कल्प वृक्ष अकाउंट को कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो टेम्परेरी इनेबलिंग के लिए आपको पैसा दे रहा है, फिर आपको समृद्ध बना के उतने पैसे को वापस ले रहा है। लिहाजा इसे किसी का पैसा नहीं चाहिए, ना बैंक का पैसा चाहिए, ना सरकार का पैसा चाहिए, ना राष्ट्रीय संपदा निर्माण अथॉरिटी का चाहिए और ना ही टैक्स पेयर का, और टैक्स तो रहेगा ही नहीं। 21 महालक्ष्यों के साथ आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत मिलेगा। आज तो आपके साथ दुष्टता हो रही है, पुलिस अपनी विधिक जिम्मेवारी के बाद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, आपका सिर फटा हुआ है। वहीं धन बलियों के दबाव में, वेस्टेड इंटरेस्ट के दबाव में, राजनेताओं के दबाव में आपके विरुद्ध जो खुल्लम खुल्ला अपने हित साधने के लिए झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। बिल्कुल। 4 गवाहों के झूठे गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं या झूठे बयान बिना किसी गवाह के काट लिए जा रहे हैं और आपको अरेस्ट करके जेल में भर दिया जा रहा है। और फिर कुछ दुष्ट वकील अपनी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करते हुए निर्दोषों को दोषी साबित कर रहे हैं। ये सभी जो है पांचों चीजों को फर्जरी का जघन्य अपराध बना दिया जाएगा। इन्हें करने वाले जेल में सड़ेंगे और इसका एविडेंस कैप्चरिंग के लिए 21 टेक्नोलॉजी के साथ एक बृहद व्यवस्था है जिसको हमने चंद्रगुप्त का नाम दिया है। एक डिजिटल चंद्रगुप्त होगा। भगवान ने भी अपना चंद्रगुप्त रखा है, आई नो, वो भी हर चीज का हिसाब किताब रखता है। जी बिल्कुल। वो जो है नागर जी का वीडियो नागर जी की पत्नी को नहीं दिखाता है, तो वो आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखता है। जी बिल्कुल। जब आप पढ़ते हैं तो आपको ही आपके वीडियो दिखाए जाते हो, कहते हैं भाई नागर जी क्या कर रहे थे आप? बिल्कुल। अरे साहब गलती हो गई, चलो भाई दोबारा जाओगे ठीक करने के लिए, तो दोबारा चले जाते हैं। फिर जो है ना नागर जी जब पैदा होते हैं तो वो भूल ही जाते हैं वो आए क्यों थे, और वो इसी मक्कारी नक्कारी में सब में घुसा के फिर जिंदगी निकाल देते हैं। फिर उनको वीडियो दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं अरे साहब हम तो भूल ही गए थे। तो इस माया में हम सब लोग परेशान हैं। ये अद्भुत मॉडल जो है भारत के सभी नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार देगा। रोजगार का मौलिक अधिकार, वो रोजगार उसके पोटेंशियल का होगा। आज तो आपका पोटेंशियल जानने की ना आपके माँ बाप ने कोशिश की, ना समाज ने कोशिश की, ना शिक्षा व्यवस्था ने कोशिश की, ना सरकार ने। क्या बात है। आप जो है एक सब इंजीनियर बने, आप किसी बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकते थे। जी जी। किसी ने जानने की कोशिश की कि मिस्टर नागर का पोटेंशियल क्या? नहीं। किसी ने आपको वो शिक्षा देने की कोशिश की जिससे उस पोटेंशियल को जमीन पे उतारा जा सके? किसी ने आपको वो हुनर देने की कोशिश की जिससे वो पोटेंशियल जमीन पे रियलाइज हो जाए? यदि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट भी है तो क्या वो आपको टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट की पूर्ति की जिससे आपका पोटेंशियल जमीन पे उतर जाए? और फिर सबसे बड़ी बात, आपको बाजार में खड़े होके अडानी और अंबानी से नहीं कहना पड़ेगा कि मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूं, मुझे नौकरी दे दो। जी। ये सिस्टम आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाएगा और वो राष्ट्रीय संपदाएं क्या होंगी? 144 करोड़ लोगों को एक अद्भुत भारत देने की, जहां पर 144 करोड़ लोगों के लिए जिस मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहा हूं वो मिल सके। जी। 144 करोड़ लोगों को उसके पोटेंशियल का रोजगार मिल सके। सिलाई मशीन नहीं मिलना है, लैपटॉप नहीं मिलना है, राइट।
144 करोड़ लोगों को बिल्कुल मैं सहमत हूं। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और भोजन, और ये भोजन जो आप कह रहे थे 5 किलो आटा नहीं रहेगा, 5 किलो जो है ना गेहूं नहीं रहेंगे, मल्टीग्रेन रहेगा, दूध रहेगा, दही रहेगा, घी रहेगा, वेजिटेबल्स रहेंगी, फ्रूट्स रहेगी, और एक टिया नहीं रहेंगी, विषाक्त चीजें नहीं रहेंगी। आज का तो फूड ग्राउंड भी विषाक्त है। हम जो दूध जो है केवल 16 करोड़ पैदा कर रहे हैं, दुष्टता से 64 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन बेचा जा रहा है। प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध कैंसर कारक केमिकल से बनाया जा रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं, किस प्रगति की बात कर रहे हैं? और ये एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये राजनेता जिस चक्की से निकल रहे हैं वो चक्की अच्छे राजनेता पैदा करने के लिए बनी ही नहीं। तो आपको अच्छे राजनेता क्यों मिलेंगे? मैं देखो, इस चक्की का मैं थोड़ा सा विवरण आपको देता हूं, समझिए उसको, फिर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। ये ऐसी चक्की है जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है, और वो भी जो है संविधान की फंडामेंटल राइट के विरुद्ध। फंडामेंटल राइट तो कहता है सब बराबर होना चाहिए, कहते नहीं 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 भैया, यहाँ जाति ये ज्यादा है, हम तो यहीं से कैंडिडेट लेंगे तभी तो जीतेंगे। इस धर्म के लोग यहाँ ज्यादा हैं भैया, इस धर्म के लोग लेंगे तभी तो हमारा काम बनेगा। फिर जो है एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सभी राजनीतिक पार्टी लेके आई है, जिसमें देखती हैं कि दुष्ट होना बहुत जरूरी है। तो मिस्टर नागर यदि दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, मिस्टर नागर यदि अपराधी हैं तो विनेबल हैं, यदि मिस्टर नागर बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, और मिस्टर नागर यदि धनबली हैं तो विनेबल हैं। तो आपने पहले जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति से शॉर्टलिस्ट किया और इनविनेबिलिटी क्राइटेरिया से कैंडिडेट फाइनल किया, और फिर आप मुझे बताइए सभी राजनीतिक पार्टियां क्या घटिया रणनीति के तहत नहीं जीत रही हैं? वो दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, फ्री भी बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं, और गरीबों के वोट खरीद कर जीत रही हैं। उन गरीबों को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। ये आदमियों के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ये तो पार्टी व्हिप से बंधे हुए पार्टी के माउथ पीस हैं, अत्यंत ही घटिया मजबूर व्यक्ति हैं जो अपने हितों को साध रहे हैं। ऐसे राजनेताओं का जो मैंने आपको विवरण दिया है, इस चक्की को मैंने कितने अच्छे शब्दों में बखान किया है, क्या है कुछ आप जोड़ना घटाना चाहेंगे? सहमत हूँ 100% सहमत हूँ। बहुत अच्छा लग रहा मुझे सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा। बताओ क्यों, क्या आपने इसको देखा है, पढ़ा है? IPS आपने UPSC क्लियर किया है कि छोटे मोटे दुष्टों को इनकी औकात समझाई है। मेरी इतनी लंबी सेवा काल में आज तक किसी भी राजनेता का, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर का, मैथिली शरण गुप्त से आंख मिला करके बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जी भैया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, या मोतीलाल बोरा हो, या अर्जुन सिंह हो। अर्जुन सिंह के जीजा जी को एज ए SP भोपाल नहीं, एज ए एडिशनल SP भोपाल मैंने जो है बिजली के कुछ तार और खंभों की चोरी में जो है ना गिरफ्तार किया था। जी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैथिली शरण गुप्त जो आज कर रहे हैं ये रिटायरमेंट का आफ्टर थॉट नहीं है। आफ्टर थॉट नहीं है ये, मैं इस बात से सहमत हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। सारे लोग पूरी जिंदगी भर पाप करते रहते हैं और वो कहते हैं कि 100 क्या खाए और हज करने जाए हैं, 64 चूहे खाए हैं और बिल्ली हज को चले, एक कोई मुहावरा। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये 100 चूहे खा के फिर हज करने वाला काम मैथिली शरण गुप्त नहीं कर रहे हैं। जी जी राहुल जी, मैं एक बात और कहूँ आपसे छोटी सी। जी जी जरूर। अभी फिलहाल फरीदाबाद रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हो? या उधर ही भोपाल? मैं मध्य प्रदेश कैडर का ऑफिसर हूँ और इस समय भोपाल में निवासरत हूँ। ठीक है जी। एक तो ये रहा, एक ये रहा कि हम और आप चलो मिलने की बात तो बाद में करेंगे। नहीं, लेकिन मिलने के लिए आपका विचार। एक मिनट मिलने के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले पात्रता निर्धारित कर दी है। हमसे कोई मिल नहीं सकता, बात तो कर लेता हूँ मैं, लेकिन हमसे मिलने के लिए उस पात्रता को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आप हमसे मिल नहीं सकते। नहीं, मैं उसको मिलने के लिए तो मैंने टाल ही कर दी है। आपके कहने से पहले मैं उसको डिनाई कर दिया। वजह क्योंकि मिलेंगे तब जब हम कुछ
हो जाएंगे, कर लेंगे, हम कुछ सीख लेंगे। अभी तो हम अभी जो आपका जो लेसन है पूरा मैं इसे स्टडी कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा मैं पूरी पढ़ूंगा। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हमें इस देश को महान बनाना है तो इस देश की बिखरी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा को हमें संगठित और एकीकृत करना होगा, तब ये देश महान भी हो जाएगा और विश्व गुरु भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इस चीज को एकीकृत करने का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल बनाया है। यदि मिस्टर नागर आप समझना चाहें तो मैं आपको वो समझाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा मैं एक बात कह करके हल्की सी बात करूंगा आपसे अभी। जी ये एक ग्रुप है ACF राजस्थान जी इसमें आपको मैंने वो वीडियो देखी थी जी और इस ग्रुप में कोई नागर ही है फरीदाबाद के, उन्होंने मुझे ऐड किया है। जी तो एक तो ये रही जी बात, एक छोटा सा मैं अभी जो एक वो होती है ना जी गमी जो होती है, हमारे समधी साहब के भाई गुजर गए थे, उसमें वो पत्या वाली रस्म नहीं होती थी, लास्ट 13 दिन बाद में होती है। हाँ 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 हाँ, तेरह ही जिसको कहते हैं। हाँ 13 में उसको कहते हैं। तो अभी मैं उसमें हूँ। मैं जब खड़ा था, जब मैं फूल चढ़ा रहा था उनके उसमें। अरे राम राम राम, तो चलिए हम लेकिन बाद में बात करें, सुनो, हम बाद में बात करें। मैं अभी करूंगा थोड़ी सी बात और। मैं अभी मतलब इतना ज्यादा उत्सुक हूँ आपसे बात करने का, बहुत ज्यादा। जी और अब मैं अभी अपनी बात का थोड़ा सा विराम लेकर के यहाँ लास्ट करूंगा जी कि अभी हम, या आपका विचार कहाँ तक है मुझे ये थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में जैसे राजस्थान में, चलो मैं आपके मुख से सुनूंगा बस, बहुत छोटे से सब। हम्म। जी बताओ। ये जी जो पूरा प्रस्ताव है यदि सिटिंग डीजी जी 2017 में भारत सरकार को भेजा गया। इसका परीक्षण करके 2019 में भारत सरकार ने इसे नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06 के तहत मान्यता प्रदान की। जी और 2019 से ही मैं ही इसका चीफ नोडल ऑफिसर हूं। जी 2020 30 सितंबर को एक ड्राफ्ट कानून बना के भारत सरकार को भेजा गया। उत्तर क्या आया? एक मिनट सुने उसको। जी एक ड्राफ्ट कानून बना के भेजा गया कि जो ये मॉडल हम कह रहे हैं कि पास सर्टेनिटी के साथ इस देश को हम अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, जी भारत सरकार के पास के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। हम एक सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी का कानून लेके आएंगे और साथ में फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का भी। जी और ये कानून जो है भारत सरकार के पास आज भी जो है विचाराधीन है। और इसके बाद जो 3 नए कानून आए जो कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल हैं, जिसमें इस कानून की आत्मा को कहीं पे भी जगह नहीं दी। तो ये राजनेता तो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, इन्हें अच्छे भारत की जरूरत नहीं है और देश को अच्छा बना देंगे तो फिर ये नेता नहीं रहेंगे। इसलिए आप इसी वर्तमान स्थिति में उत्पीड़ित अपमानित बने रहें, इसलिए आपके ऊपर ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल के तहत उन्हीं गुलामों के कानून पर आपको अधिरोपित रखेंगे। बिल्कुल आपके ऊपर। आपको अपनी बात का जवाब मिला क्या? न मिला जी। तो इसके बाद जो है 2021 में मैंने एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया जिसका नाम है अपराध मुक्तिकरण संस्था। और उसका जो मुख्य जो है फेस है वो है क्राइम फ्री भारत मिशन। जी तो मैं इस संस्था का और इस मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और फिर इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए, इन राजनेताओं को विवश करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी 2 महीने पहले गठित की गई है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A और भारत का B। ये सबकी पार्टी है। SAB मतलब सबकी पार्टी। और ये पार्टी कोई भी राजनीतिक काम करने के लिए नहीं बनी है। इसने आज तक कोई भी राजनीतिक काम नहीं किया है। तो फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जब इसने कोई राजनीतिक काम के लिए बनी नहीं है और इसने कोई राजनीतिक आज तक कोई काम नहीं किया है और आगे भी कोई राजनीतिक काम करने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर बनाई क्यों गई? जी बिल्कुल, मैं सही बात। चलो बोलो आगे।
तो ये इसलिए बनाई गई है कि यदि ये राजनेता विवश नहीं होंगे और स्वामी विवेकानंद के मॉडल के तहत हमने जो एक टेक्नोलॉजी की एक व्यवस्था की है, जिसमें बिना खर्च किए, बिना जुलूस धरने के आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और ये राजनेता यदि विवश नहीं होंगे तो ये 100 करोड़ की संख्या को पहुंचाने वाले महारथी, जिन्होंने आम जनता तक उनके पास पहुंचा और उनके हित का जो है वो दिव्य दर्शन दिखाया कि भाई साहब आज आपकी स्थिति ये है और इसके बाद आपकी स्थिति ये होने वाली है, ऐसा भारत चाहिए क्या, तो जुड़ जाए, अच्छे भारत का संकल्प लीजिए और ये टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से जुड़िए, जिससे पारदर्शी तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बन सके। तो 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेंगे, उन्हें सांसद का टिकट देने के लिए राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ है। और ये एक ऐप से जुड़े होंगे 100 करोड़ लोग, तो उन 100 करोड़ लोगों को अंदर ऊर्जा को प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा, और जिस दिन वोटिंग होगी तो वो ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे और ईवीएम मशीन पे अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो किसी भी चंद्रगुप्त को आज के दुष्ट राजनेताओं जैसा एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, उन्हें किसी के दरवाजे पर जाकर वोट नहीं मांगना होगा, उन्हें जो है अपनी होर्डिंग नहीं लगाना होगी, पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं देना होगा, उन्हें दारू साड़ी या पैसे नहीं बांटना होंगे। लोग बाग जो है खुद अपने को और अपने बच्चों को एक महापरिवर्तित भारत देने के लिए उनका चरण बंदन भी करेंगे और उन्हें विजयी भी बनाएंगे। तो पूरे 543 के 43 राजनेता पराजित होंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और फिर जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको 4 तरीकों से परिष्कृत करते हुए फिर जो है वो पार्लियामेंट में जाकर कानून बनेगी। जी बिल्कुल। तो मैथिली शरणगुप्त के मॉडल, टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट आपके ऊपर थोपे नहीं जाएंगे, उसे जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाकर उनको के माध्यम से रिफाइन किया जाएगा, उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। ऐसे ही जो है जो लोग अपने आप को उस विधा का विद्वान कहते हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा 15 दिन लाइव डिस्कोर्स करने का। तो पहले मंथन में जो चीज निकलेगी उससे उस मॉडल टेक्नोलॉजी को पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा, फिर दूसरा रिफाइनमेंट जो सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उनकी चर्निंग से जो पॉइंट निकलेंगे उससे होगा, और फिर अल्टीमेटली ये सब चीजें आम पब्लिक के ऊपर आ रही है, तो आम पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा 45 दिन तक। वेरी गुड। और पब्लिक से जो है केवल उनकी शंकाएं, कुशंकाएं और जो कुछ भी सलाह है वो एज ए लेमैन दे सकते हैं, उन्हें कैप्चर करके उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। वेरी गुड। फिर जो आज के चंद्रगुप्त हैं वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर डिबेट करेंगे और उनके पॉइंट को भी समाहित करके उसे फिर पार्लियामेंट में भेजा जाएगा और पार्लियामेंट्री रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। भविष्य में कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट या विधानसभा में लाया ही नहीं जा सकेगा, उसे इस तरीके की 4 रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजर कर ही पहुंचना पड़ेगा। तो आपके ऊपर ना डिमोनेटाइजेशन थोपा जा सकेगा, ना कोरोना वैक्सीन। सही बात, मैं सहमत। तो अब आप जो है ना इससे फ्री हो जाइए, फिर मैं आपको वो प्रक्रिया समझाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप स्वयं चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दूसरों से क्यों अपेक्षा करना है? मेरे तो जो वो है ना चक्षु, आंखें मैं इसी तरीका से जब सो करके उठता हूँ तो यही ख्वाब देखता हूँ। जो आपने मुझे जितनी बात आप कह रहे हो, मैं इन सब ख्वाबों का इतना मतलब पक्षधर हूँ जी, कि जो हालात हैं उनमें अगर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही ना तो बहुत बुरा हाल होने वाला। अब देखो, चलो और ज्यादा बड़ा विषय हो जाएगा फिर। मैं आपसे बात कह रहा हूँ, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 सरल उपाय जो मैथिली शरणगुप्त ने जनरेट किए हैं और जिसमें आपका कुछ लग नहीं रहा है और आपको और आपके बच्चों को सत्ता का ताज भी मिल रहा है और महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो मिस्टर नागर, आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? सही बात है, सही बात। यू डोंट डिजर्व इट। बिल्कुल। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जब आप फ्री हो जाएंगे तो मुझसे दोबारा बात करिए।
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी चलिए, बिल्कुल। जय हिंद, जय बिल्कुल। भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।